योगी राज में, मोदी राज में बेटी ना सुरक्षित है ना वो पढ़ रही है। तो पहले बेटी को बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। रामदेव जैसे लोग जो कहा करते थे आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या नहीं चाहिए, 35 रुपये पेट्रोल का दाम मिलेगा बीजेपी की सरकार में। आपके घर में हेडपंप है कि हेडपंप चलाया और निकाल लिया पेट्रोल बाल्टी भर के, दे दो 35 रुपये लीटर। कोरोना की दवाई को बताकर आप उसमें बुखार का लाइसेंस ले रहे हैं, ये कैसी बात है। पहले कहते हैं मेरे को कोरोना की दवाई मिल गई, उसके बाद कहते हैं वो कैसा लगा मेरा मजाक। आपको अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो आप हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। दूसरी ओर बाबा रामदेव खड़े होकर भाषण देते हैं कि चलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो आप लोग चलिए। ये कह के, इतना कह के बाबा रामदेव अपनी वीआईपी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो ये लोग देश की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड हो जाता है जिसमें एक सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए। उसके बाद सुनील ग्रोवर बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक। ऐसा ही सेम स्थिति बाबा रामदेव ने करी है। पहले कहते हैं मेरे को कोरोना की दवाई मिल गई, उसके बाद कहते हैं वो कैसा लगा मेरा मजाक। ये वाला सीन उन्होंने देश की जनता के साथ में क्रिएट किया है। दूसरी ओर कोरोना की दवाई को बताकर आप उसमें बुखार का लाइसेंस ले रहे हैं, ये कैसी बात है। जहां एक और सारा का सारा समस्त देश कोविड-19 से लड़ रहा है, उस समय पर जहां देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी पूर्ण रूप से ठप है, देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर देश की मौजूदा सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग जो देश की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कोरोना की दवाई ढूंढ ली। आपको अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो आप हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। दूसरी ओर बाबा रामदेव खड़े होकर भाषण देते हैं कि चलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो आप लोग चलिए। ये कह के, इतना कह के बाबा रामदेव अपनी वीआईपी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो ये लोग देश की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि इतनी महामारी के अंदर में 65% जो हमारे देश की आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। अब डीजल के दाम बढ़ा दिए, डीजल पे पहले सब्सिडी को बंद कर दिया गया, अब डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो डीजल के दाम बढ़ने पर देश की गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसीज़ है कि किसानों को जो पहले सब्सिडी दी जाती थी वो बंद कर दी गई है। आप दिल्ली की बात छोड़िए, दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कृषि है वो कम है। पर दिल्ली के अलावा अगर आप अन्य जगहों पर देखें और तमाम जगहों पर अगर आप देखें तो देश की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है। 65% आबादी ग्रामीण है देश की। उनको, लोगों को, किसानों को अपने खाने के लिए पैसा नहीं है। पहले किसानों को आप भोपाल में देख लीजिए, किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिला। फिर उसके ऊपर से अब आप ये डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो किसान खेत में ट्रैक्टर कैसे चला पाएगा, वो अनाज को कैसे बना पाएगा, कैसे ले जा पाएगा, कैसे मार्केट तक, कैसे मंडी तक सप्लाई कर पाएगा। देश की गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसीज़ तैयार करनी पड़ेंगी जिससे सभी जितने भी तमाम लोग हैं उनको रियायत मिल सके, ना कि देश की जनता के कंधों पर ये भार पे भार डालती रहे। देखिए 2014 से पहले देश की तमाम जो अभी मौजूदा सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट, ये सभी लोग, चाहे वो गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री हों, चाहे वो आपके रक्षा मंत्री हों, चाहे आपके वो शिक्षा मंत्री हों, तमाम सारे लोग, ये लोग आपको जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर और तमाम जगहों पर प्रदर्शन करते नज़र आते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, भाइयों और बहनों, देश में महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी जब चुनावी मुद्दों की बात करते हैं, चुनावी मुद्दों को पूरा करने की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये खड़ी होती है, सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि उन्होंने 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो हमारे सांसद लोग जो हैं वो गाँवों को गोद लेंगे और उन्हें आदर्श गांव बनाएंगे। आप ये बताइए कि वो गांव अब तक गोदी में है या गोदी से नीचे भी उतरेंगे, और उतरेंगे तो कब उतरेंगे। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल का निजीकरण हो जाता है, तो ये कैसा दोहरा चरित्र है। दूसरी बार आप ये देखिए कि इनका विकास नज़र नहीं आता। विकास के चक्कर में 4 से 5 लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं, जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और मंदी जैसी, पर इनका विकास कहीं नज़र नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी, आप अपना विकास बताइए कि विकास अगर आखिर हो रहा है तो किस जगह पे हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। दूसरी ओर
बॉर्डर पर तनाव है। मोदी जी से मेरी अपील है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम सभी लोग आपके साथ में हैं। आप चाइना के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, पूरा देश आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। जब चाइना के राष्ट्रपति या चाइना का नाम लेने तो सरकार डर रही है, तो टुकड़े कहाँ से किए जाए? देखिए, चाइना के राष्ट्रपति से हो सकती है चाइना को, बिल्कुल हो सकती है। और इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो समस्त देश उनके साथ में खड़ा हुआ है। वरना प्रधानमंत्री जी, आप कूच करके देखिए एक बार चाइना पे, देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जाति धर्म के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बस शर्त की बात यह है कि मोदी जी आपको पहला स्टेप उठाना होगा, बाकी के सारे स्टेप इस देश की जनता उठाएगी। पर आप इस समय ये देखिए कि कोविड-19 के समय में पूरा देश इस महामारी से गुजर रहा है, और ऐसे लोग जो मजाक बना रहे हैं इस बीमारी का, उन्होंने तो इस देश के अंदर खेल समझ रखा है सबको। तो मोहित जी, आपने मजाक की बात करी, आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव पे 420 का मुकदमा होना चाहिए, केस, और उन्हें जेल जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि कोरोना के नाम पर, ये कोविड-19 के नाम पर फंड देते हैं और दूसरी ओर आटे के कट्टे का दाम बढ़ा के तुरंत की तुरंत वसूली कर लेते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग, जो कहा करते थे आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या नहीं चाहिए। अरे पतंजलि से आपकी इतनी इनकम हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए का आपका साल का टर्नओवर है। आप कोविड-19 जैसी महामारी में पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, बाबा रामदेव एक बात बोलें कि अगर कोविड-19 की भी इन्होंने बात करी कि इन्होंने कोविड-19 की दवा ढूंढ ली है, तो बाबा रामदेव ने एक बार भी बोला कि देश हित में मैं दवा फ्री में बांटूंगा लोगों को। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर कहाँ जा रहा है ये, इसका जवाब आपको देना होगा। दूसरी बात, पेट्रोल की लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, देखिए मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की लागत सबसे सस्ते दामों पर इस टाइम पे पेट्रोल बिक रहा है। चाहे वो सऊदी अरब से आता हो, चाहे वो तुर्कमान से आता हो, तमाम जगहों से आने वाला पेट्रोल, गल्फ कंट्रीज से आने वाला पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बिक रहा है। देश के अंदर आने के बाद पेट्रोल की लागत सब कुछ लगाने के बाद 23 से 24 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिकता है। समझ रहे हैं? उसकी लागत को 70% कर दिया जाता है, उसके ऊपर 50% टैक्स लगा दिया जाता है। उस 50% टैक्स में 38% टैक्स देश की सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और 18% टैक्स जो लगाती है वो देश की राज्य सरकार लगाती है। टोटल 50% टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे देश की गवर्नमेंट की सालाना 2 लाख करोड़ की इनकम है। वो पैसा आखिर अगर जा रहा है तो राजस्व कर में कहाँ जा रहा है, आप उसका बताइए। दूसरी बात, आप ये देखिए कि देश की गवर्नमेंट एक और कह रही है कि हम इसलिए दाम बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो 72,000 LED किसने फ्री में लगाई हैं, आप ये बता दीजिए। अगर वो फ्री में लगाई हैं किसी ने, तो वो 72,000 LED आप देश के तमाम गरीबों के घर में लगवा दीजिए। कम से कम उन्हें देखने को आपकी न्यूज़ ही तो मिलेंगी, न्यूज़ तो देखने को मिलेंगी आखिरकार उन्हें। क्योंकि आप 72,000 करोड़, आप अगर LED की बात करें, 72,000 LED की बात करें, तो मेरा मानना यह है कि 72,000 LED कोई 50, 100, 200 रुपये में तो लग नहीं जाती। ये भी लाखों हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और आपने कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट किसी को दिया होगा, तो ये पैसा भी तो आ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है, और अगर यही पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप देश के किसानों को डीजल का, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप उनको कम कर सकते हैं। पर देश की गवर्नमेंट को इस बात को समझना होगा कि आप देश की जनता को अब मूर्ख ना बनाएं और उनके कंधों पर इतना भार ना डालें। पहले GST, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया था। बिल्कुल इस देश की अर्थव्यवस्था के दोनों कमरे के गेट बंद हो चुके थे। कुछ महीने बीते, कुछ महीने के बाद जब देश की इकोनॉमी को एक बार फिर पटरी पर लाने का प्रयास किया गया, तो उसके बाद अब आप ये देखिए जून से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है। कहीं एक दिन आपको ऐसा भी नजर आ जाएगा पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पेट्रोल पंप पे कि 80, 90, पूरे 100 रुपये लीटर पेट्रोल। समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, देश के तमाम भाजपा के नेता और भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 1964 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो चुका है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन, मैं एक बार फिर बोलूँगा, 1964 में हो चुका है। ये बात मैंने इसलिए बोली और इसका जिक्र मैंने इसलिए करा है क्योंकि देश में जो तमाम मौजूदा सरकार है इस टाइम पे, बीजेपी की सरकार, वो हर बात के लिए नेहरू को, गांधी परिवार को ब्लेम ठहराती है, उनको जिम्मेदार ठहराती है। आप इस टाइम पे सत्ता में हैं, आप सत्ता में मौजूद हैं, और आपका फर्ज बनता है कि देश के अंदर जो लोग परेशान हैं उनको मुसीबत से बाहर निकाला जाए। जब बात आती है चाइना की, जब बात आती है बांग्लादेश की, जब बात आती है पाकिस्तान की, जब बात आती है नेपाल की,
पाकिस्तान जो लगातार हमारे साथ में बर्बरता करता था 1947 देश के बंटवारे से लेकर आज तक वो हमारे साथ में बर्बरता कर रहा है, उसको एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसमें 1971 में उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। ताशकंद समझौता 1965 में आप ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को 2 से 3 बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आप ये देखिए कि चाइना को भी हमें मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये भी हम पे आंखें दिखाएगा। आज अगर ये डर रहा है तो सिर्फ इसलिए डर रहा है क्योंकि हमारे पास जो ऐसे सैनिक हैं जो विश्व में सबसे बेटर सैनिक है, सबसे बेस्ट सैनिक हैं। हमारे यहाँ युद्ध हथियारों से ज़्यादा संवेगों से लड़ा जाता है और हमारे देश के लोग पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। वो अपने घर की माँ से ज़्यादा प्यार इस देश की भारत माँ से करते हैं और जिनके लिए वो जान तक देने के लिए तैयार हैं। और मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है कि आप एक स्टेप रखिए, देश की समस्त जनता आपके साथ में खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि एक हथनी जो प्रेग्नेंट होती है उसके साथ में जब घटना होती है तो भाजपा सरकार पूरे देश में ढिंडोरा पीटती है। पूरे देश में जैसे लड़का हो जाता है ना, थाली और चम्मच लेके बजाकर पूरे गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीटा जाता है, ऐसे ये पूरे गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीटती। पर जब यही घटना उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियां शेल्टर होम के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कोविड-19 से हो जाती हैं, तो देश की सरकार चुप रहती है। इस सवालों का जवाब तमाम यूपी की प्रशासन की शासन व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है, योगी आदित्यनाथ जी की शासन व्यवस्था पे खड़े करता है कि आप इसमें पूर्ण रूप से जांच करवाइए। और इसमें जो भी आरोपी हैं, योगी राज में, मोदी राज में बेटी ना सुरक्षित है ना वो पढ़ रही है, तो पहले बेटी को बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। जय। क्योंकि मेरे को लगता है कि भाजपा के अंदर जो जरूरत है बहन बेटियों को बचाने की वो भाजपा के नेताओं से ही है। तो सरकार ने तो बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात आपने कर तो दी, पहले बहन बेटियों को सुरक्षित तो रखा जाए, बेटियों को बचाया तो जाए, तभी तो जब बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। योगी राज में, मोदी राज में बेटी ना सुरक्षित है ना वो पढ़ रही है, तो पहले बेटी को बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।